नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक नजर अभी तक की कुछ खास खबरों पर। दिल्ली में कब खोले जाएं स्कूल कॉलेज, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वासियों से ही मांगी राय। राकेश अस्थाना बने दिल्ली पुलिस के नए बॉस, चारा घोटाला या सीबीआई विवाद हमेशा रहे सुर्खियों में। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश ने तोड़ा 18 सालों का रिकॉर्ड, कई जगह सड़कों पर भरा पानी, लोग हुए परेशान। राजधानी से सटे गाजियाबाद में मीराबाई चानू के कोच का भव्य स्वागत, टोक्यो ओलंपिक से स्वदेश लौटे हैं कोच विजय शर्मा। और दिल्ली पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग को किया गिरफ्तार, 63 चोरी की बाइक और 22 मोबाइल फोन बरामद। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के अंदर घटते कोरोना मामलों के बीच लगभग हर चीज अब अनलॉक है, और लॉक है तो सिर्फ स्कूल और कॉलेज। जी हां, इसको भी खोलने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर से राय मांगी है कि दिल्ली के अंदर स्कूल और कॉलेज कब और कैसे खोले जाएं। इसके लिए मनीष सिसोदिया ने एक ईमेल भी जारी किया है। मतलब साफ है कि दिल्ली के अंदर स्कूल कॉलेज खोलने की पूरी जिम्मेदारी अब दिल्ली के नागरिकों पर ही है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। दिल्ली में सरकारी स्कूलों में आजकल पेरेंट टीचर मीटिंग्स चल रही हैं। 19 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक हमने दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स को बुलाया है और उनसे डिस्कस कर रहे हैं उनके बच्चों की पढ़ाई के बारे में। लगभग 5 लाख पेरेंट्स अभी तक टीचर्स से मिलके जा चुके हैं। 5 लाख से ज़्यादा पेरेंट्स अभी तक टीचर्स से मिलके जा चुके हैं। तो ये एक बड़ा सक्सेस है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की एजुकेशन में रुचि ले रहे हैं। इन्हीं पेरेंट टीचर मीटिंग्स में मैं भी गया और वहाँ पेरेंट्स से भी मिला। हर जगह मैं जहाँ भी गया तो पेरेंट्स से मिलने में मुझे पेरेंट्स के अंदर एक जिज्ञासा दिखी। वो चाह रहे हैं कि स्कूल खुलेंगे, लेकिन वो समझना चाह रहे हैं कि कब खुलेंगे, कैसे खुलेंगे तो हमारे बच्चे की सुरक्षा का क्या होगा। लोग चाहते तो हैं कि स्कूल खुलें, लेकिन उनके मन में डर भी है। तो ये जो जिज्ञासा है वो सारे पेरेंट्स में मुझको दिख रही थी। टीचर्स भी चाहते हैं कि स्कूल बहुत दिन से बंद हो गए, पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, स्कूल खुलें तो सही, लेकिन कैसे खुलें। अब मैं कॉलेजेस की तरफ देखता हूँ तो बहुत सारा यूथ जो मुझे आके मिलता रहता है कॉलेज में पढ़ने वाला, वो कहता है कि साहब हमारे तो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर स्कूल के बाद में कॉलेज लाइफ पूरी घर में बैठे बीत रही है। हमारा एक कमरे का घर का छोटा सा कमरा कुल मिला के कॉलेज बन गया है। बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, वो कहते हैं कि जी हमने इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया था, सोचा था वहाँ के कैंपस में शान से रहेंगे या शान से पढ़ेंगे। वो हमारा घर का एक कमरा पूरा मिला के उस बड़े से कॉलेज का हमारा कैंपस बन गया है। बात ठीक है, बच्चों की सुरक्षा के मद्देनज़र सब कुछ बंद रखना पड़ रहा है। तो अब आसपास के राज्यों में भी स्कूल कॉलेज खुले हैं। कई राज्यों का मैंने स्टडी किया। किसी ने जुलाई के फर्स्ट हाफ में खोल दिए थे, कई सारे राज्य अब खोल रहे हैं, कुछ ने 1 अगस्त से खोलने का ऐलान किया है। दिल्ली में भी अब इसको लेके काफ़ी क्यूरियोसिटी है। पेरेंट्स जानना चाह रहे हैं कि हमारे स्कूलों का क्या होगा, हमारे बच्चों के स्कूल कॉलेजों का क्या होगा। बच्चे भी क्यूरियोसिटी में हैं, टीचर्स भी जानना चाहते हैं। इससे पहले कि सरकार कोई डिसीजन ले, मैं दिल्ली के स्कूलों और कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों से, उनके पेरेंट्स से, उनके टीचर्स से, उनके प्रिंसिपल्स से ये बात पूछना चाहता हूं कि अब हमें क्या स्कूल और कॉलेज खोल देने चाहिए। अगर खोल देने चाहिए तो कैसे, किस तरह से खोलने चाहिए, आपके सुझाव क्या हैं। अब हमारे लिए आपके सुझाव महत्वपूर्ण है। अब हम आपके लिए सुझाव मांगना चाहते हैं। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि अब दिल्ली में जो कोविड के केसेस रोज़ाना आ रहे हैं उनकी संख्या घट के अब लगभग 40-50-60 के करीब रह गई है। दिल्ली में रोज़ाना करीब 70 से 75 हज़ार कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। तो 75 हज़ार लोगों का टेस्ट करने पर 40, 45, 50, 60 किसी दिन, वापस 40 किसी दिन, उस तरह के पेशेंट्स की संख्या रोज़ाना आ रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कोविड की स्थिति तो काफ़ी नियंत्रण में है। तो इसे देखते हुए और बाकी राज्यों के अनुभव को देखते हुए क्या अब हमें स्कूल और कॉलेज खोलने चाहिए, कैसे खोलने चाहिए, इस पे आपके सुझाव चाहिए। और दिल्ली के जो
पेरेंट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका बच्चा किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ता है, चाहे गवर्नमेंट में पढ़ता हो या प्राइवेट में पढ़ता हो, आप हमें बताएं कि हमें स्कूल या कॉलेज खोलने चाहिए, अगर खोलने चाहिए तो कैसे खोलने चाहिए। टीचर्स हमें बताएं, स्टूडेंट्स अगर हमें ईमेल कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स हमें बताएं। और मैं उसके लिए आपको एक ईमेल आईडी दे रहा हूं, बहुत इजी ईमेल आईडी है, delhischools21@gmail.com, delhischools21@gmail.com। तो इस पर आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। आप जब सुझाव भेजें तो अपना नाम, अपने बच्चे का डिटेल, किस कॉलेज में पढ़ता है या स्कूल में पढ़ता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, ये सब भेज के करीब बहुत लंबा ईमेल ना लिखें, 100 शब्दों में अपनी बात लिख दें कि आप क्या चाहते हैं, स्कूल या कॉलेज खुलें, अगर खुलें तो आपका कोई इसमें सुझाव हो तो वो हमें दें। मैं आपके सुझाव के आधार पर सरकार के अंदर जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ बैठ के इस पर फिर सरकार डिसीजन। गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस के नए बॉस हैं। जी हां, राकेश अस्थाना वही पुलिस अफसर हैं जो अक्सर सुर्खियों में भी रहे हैं। देखिए, राकेश अस्थाना का पूरा प्रोफाइल, अब दिल्ली के लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं और जो उनका पुराना अनुभव है उससे दिल्ली को क्या कुछ फायदा होगा, इसी को लेकर खास रिपोर्ट। गुजरात कैडर के चर्चित अफसर राकेश अस्थाना को एक और बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया गया है। मंगलवार देर रात 10 बजे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका आदेश जारी किया। इससे पहले राकेश अस्थाना सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के डीजी के तौर पर काम कर रहे थे। खास बात यह है कि 31 जुलाई को वो रिटायर होने वाले थे। अस्थाना से पहले सीनियर आईपीएस ऑफिसर बालाजी श्रीवास्तव ने 30 जून 2021 को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का पद संभाला था। उन्हें ये जिम्मेदारी पूर्व कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव के रिटायरमेंट के बाद मिली थी। चारा घोटाला मामले में पूछताछ हो या फिर सुशांत केस से जुड़े ड्रग्स विवाद की जांच की अगुवाई हो, राकेश अस्थाना हमेशा ही सुर्खियों में रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से जुड़े चारा घोटाला मामले को लेकर राकेश अस्थाना सबसे पहले सुर्खियों में आए थे। जब ये मामला सामने आया था तब राकेश अस्थाना की उम्र मात्र 35 साल थी और उन्होंने लालू यादव से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। उनकी अगुवाई में दाखिल चार्जशीट के बाद ही लालू यादव को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। साल 2002 में गोधरा कांड की जांच भी राकेश अस्थाना ने ही की थी। साथ ही 2008 में अहमदाबाद में हुए बम ब्लास्ट की जांच में भी राकेश अस्थाना शामिल रहे थे। ये दोनों ही मामले तब के हैं जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। साल 2014 में जब आशाराम बापू और नारायण साईं का मामला सामने आया तब राकेश अस्थाना को इसकी जांच सौंपी गई थी। नारायण साईं जब लंबे वक्त तक फरार रहा तब राकेश अस्थाना की अगुवाई में ही उसे पकड़ा गया था। साल 2016 में राकेश अस्थाना के करियर में कई विवाद भी जुड़ते गए। जब उन्हें सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था, उन पर घूसखोरी का आरोप लगा था, लेकिन कोर्ट से बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी। इसके बाद साल 2018 में राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा के बीच हुए विवाद ने काफी चर्चा बटोरी थी। तब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के शीर्ष अफसर खुलकर एक दूसरे के खिलाफ थे। ऐसे में केंद्र सरकार ने दोनों को छुट्टी पर भेज दिया था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था, लेकिन लंबी सुनवाई के बाद फरवरी 2020 में राकेश अस्थाना को क्लीन चिट मिल गई थी। उसी के बाद बीएसएफ के डीजी के तौर पर उनकी वापसी भी हुई थी। बीएसएफ डीजी के तौर पर नियुक्ति के बाद राकेश अस्थाना फिर सुर्खियों में रहे थे, जब उनके अंतर्गत आने वाली एनसीबी ने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में जांच शुरू की। इस केस ने बॉलीवुड में हलचल मचा दी थी। कई बड़े स्टार्स से पूछताछ की गई थी। अब एक बार फिर दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनकर राकेश अस्थाना एक्शन में लौटे हैं। 9 जुलाई 1961 को जन्मे राकेश अस्थाना गुजरात कैडेट के 1984 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। राकेश अस्थाना ने दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है।
गुजरात कैडर 1984 बैच के अफसर राकेश अस्थाना 31 जुलाई 2022 तक अब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बने रहेंगे। दिल्ली पुलिस सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। ऐसे में अगले 1 साल राकेश अस्थाना पर ही हर किसी की नजर रहेगी। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में काफ़ी इंतजार के बाद आया मानसून अब दिल्ली वासियों के लिए ही परेशानी का सबब बन गया है। दिल्ली के अंदर पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हो गए तो वहीं कुछ जगहों पर पानी इतना ज़्यादा है कि लोगों को घरों से बाहर निकलने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको दिखाते हैं कि दिल्ली के अंदर आज का दिन कैसा रहा। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार की सुबह की शुरुआत झमाझम बारिश के साथ हुई। पिछले कई दिनों से गर्मी और उमस से परेशान दिल्ली वासियों को राहत मिली। सोमवार को भी पूरे दिन उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहे, लेकिन मंगलवार को तड़के बादलों की मेहरबानी से हुई बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी। मानसून इस साल दिल्ली में देर से आया और अब तक काफी कम बारिश हुई, लेकिन आज सुबह से दिल्ली में बादलों का जमावड़ा है और लगता है कि अगले कुछ घंटों तक झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। सुबह अचानक आसमान में बादल घिरे और झमाझम बारिश शुरू हो गई। भारतीय मौसम विभाग के गुरुग्राम मानेसर केंद्र के मुताबिक दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, प्रीत विहार, मध्य दिल्ली, ऐनी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के कई स्थानों पर मध्यम से गरज के साथ बारिश जारी रहेगी। वहीं मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। आईएमडी ने रविवार को दिल्ली में सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया था और आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने और शाम में मध्यम स्तर की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया था। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इससे पहले सोमवार के लिए भी आईएमडी ने अलर्ट जारी किया था। हालांकि सोमवार को मौसम विभाग का अनुमान सटीक साबित नहीं हुआ। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में मंगलवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 30 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। मंगलवार को हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन कई इलाकों में जल जमाव की वजह से लोगों की आवाजाही में दिक्कत हो रही है। धौला कुआं, मथुरा रोड समेत तमाम ऐसे इलाके हैं जहां सड़कों पर पानी भरने की वजह से गाड़ियों को चलने में दिक्कत हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी अगर सही रहती है तो दिल्ली के निचले इलाकों का अगले 3 से 4 दिन बुरा हाल रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। टोक्यो ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाली मीराबाई चानू के कोच विजय शर्मा का गाजियाबाद में भव्य स्वागत हुआ। मीराबाई चानू की कामयाबी के पीछे विजय शर्मा का बहुत बड़ा योगदान है। कोच विजय शर्मा की इसी सफलता को लेकर गाजियाबाद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको दिखाते हैं कोच विजय शर्मा ने ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाली मीराबाई चानू के बारे में क्या कुछ कहा। टोक्यो ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाली मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग वेट लिफ्टिंग में रजत पदक हासिल किया। मीराबाई चानू स्वदेश लौट चुकी हैं। स्वदेश लौटने के साथ ही उनका और उनके कोच का स्वागत हुआ। मीराबाई चानू के कोच विजय शर्मा गाजियाबाद के मोदी नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं। विजय शर्मा को लोगों ने सम्मानित किया। इस मौके पर मीराबाई चानू के कोच ने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। 21 साल बाद भारत को ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा इस पदक के आने से जो आने हमारे खिलाड़ी उनको प्रोत्साहन मिलेगा और अगले ओलंपिक में हम इससे ज़्यादा पदक जीत पाएंगे। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, लगभग 150 करोड़ आबादी होने के बावजूद भी हमारे देश में पदक कम क्यों आते हैं? इसका क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे देश में खेल के संस्कार नहीं है। हमारे देश के खिलाड़ी बहुत कम है। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे मैडम ने बताया कि क्वालिटी पॉपुलेशन नहीं है, क्वांटिटी पॉपुलेशन। तो हमें हमारे बच्चों को स्कूल लेवल से प्रेरित करना पड़ेगा खेल करने के लिए, जो सबसे ज़रूरी है।
सर सबसे मैं आपसे एक चीज़ और भी पूछना चाहूँगा कि पहले जो खिलाड़ी होते थे वो बड़े शहरों से होते थे, लेकिन आज की डेट में गांव देहात क्षेत्र से खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर पहले से ही खिलाड़ी गांव देहात से ही निकलते थे। शहरों के बच्चे ना पहले गेम करते थे, हाँ उनके लिए अलग गेम है, जो महंगे गेम है वो उनके लिए, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, ये महंगे खेल हैं, गोल्फ, ये उनके लिए। जो गांव के बच्चे हैं उनके लिए कुश्ती है, वेट लिफ्टिंग है, जो मेहनत का खेल है वो हमारे गांव के क्षेत्र में है। अच्छा, उन युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जो कि स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि लगन से तैयारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, डिसिप्लिन में रहें। आप डिसिप्लिन से और लगन से कुछ भी अचीव करें। देश को गोल्ड कब दिलवा रहे हैं आप वेट लिफ्टिंग में? मैं आशा करता हूँ अगर ईश्वर ने साथ दिया तो अगले ओलंपिक में एक गोल्ड हम जरूर लेकर आएंगे और अपनी जो मेडल टैली है इसको और बढ़ाएंगे। विजय शर्मा ने कहा, लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस सम्मान के लिए। ऐसे ही मेडल लेकर आएं और देश का नाम आगे बढ़ाएं। नवोदय टाइम्स के लिए गाजियाबाद से विकास कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। दिल्ली पुलिस के थाना मंगोलपुरी ने एक ऐसे ऑटो लिफ्टर गैंग का पर्दाफाश किया है जो अभी तक 63 बाइक चोरी कर चुके थे। इसके साथ ही 22 मोबाइल फोन भी इन लोगों के पास से बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इस गैंग के 7 हिस्ट्री शीटर समेत 8 लोगों को धर दबोचा गया है। कैसे पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां मंगोलपुरी थाना पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर गैंग को गिरफ्तार किया है जो दिल्ली एनसीआर में लोगों को अपना निशाना बनाते थे। पुलिस ने इस गैंग में 7 हिस्ट्री शीटर समेत कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये गैंग वाहन चोरी के साथ साथ घरों में चोरी, सड़कों पर स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस स्टेशन मंगोलपुरी की टीम ने एक ऑटो लिफ्टर्स के बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। इसमें अब तक टोटल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 7 हिस्ट्री शीटर्स हैं। इस गैंग से अब तक 63 चोरीशुदा 2 व्हीलर्स की रिकवरी की जा चुकी है और 22 चोरी के मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए हैं। इस गैंग का पर्दाफाश उस घटना के साथ हुआ जब दिनांक 25 जुलाई 2021 को एक पिकेट चेकिंग के दौरान 2 लड़कों को रोका गया था। उन पर से चोरी की एक मोटरसाइकिल और एक कंट्री मेड फायरआर्म रिकवर हुआ था। दौरान पूछताछ उन दोनों युवकों ने अपने अन्य साथियों के नाम बताए, जिनमें 6 और लोग अरेस्ट हुए हैं। तो कुल मिलाकर 8 में से 7 हिस्ट्री शीटर हैं इस गैंग के और इनसे 63 स्टोलन 2 व्हीलर्स और 22 मोबाइल फ़ोन्स की रिकवरी हुई है। दौरान पूछताछ इस गैंग ने यह भी बताया कि ये लोग इन स्टोलन 2 व्हीलर्स को बाकी के गैंग्स या फिर इंडिविजुअल्स जो इस तरीके के स्ट्रीट क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं इन एरियाज़ में, आउटर डिस्ट्रिक्ट और इसके आसपास के ज़िलों में, उनको भी किराए पर या फिर लूटे गए माल के शेयरिंग बेसिस पर प्रोवाइड कराते हैं। इन लोगों ने इन 2 व्हीलर्स को अलग अलग स्थानों पर पार्क कर छोड़ा था और जब भी इनको ज़रूरत होती थी तो ये वो स्टोलन 2 व्हीलर वहाँ से निकालते थे, उसका इस्तेमाल करते थे, फिर किसी दूसरी जगह पर उसको पार्क करके छोड़ देते थे। दरअसल पुलिस ने स्पेशल पिकेट अभियान चलाया था, जिसमें कांस्टेबल सुनील कुमार, कांस्टेबल संदीप और कांस्टेबल अशोक को वाई ब्लॉक मंगोलपुरी में तैनात किया गया था। इन पुलिसकर्मियों ने अरशद उर्फ समीर, जो कि अमन विहार का रहने वाला है, और उसके साथ ही हरीश उर्फ रिंकू को पकड़ा। वहीं धीरे धीरे 7 हिस्ट्री शीटर समेत 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस को इनके पास से 63 चोरी के 2 व्हीलर और 22 चोरी के मोबाइल फोन बरामद हुए। फिलहाल ये सभी पुलिस की गिरफ्त में हैं। इन पर अलग अलग थानों में इस तरह की कई घटनाओं के मुकदमे भी दर्ज हैं, जिसकी जानकारी जुटाते हुए पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ अनिल कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।